अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इमर्जिंग इंडिया 2022 द अपकमिंग डेवलप्ड कंट्री मॉडर्न एंड डेवलपिंग नेशन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं। मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल। ये भी हमने देख ली बस पीछे वाला जो मैप है और जो मेरे साथ बच्चों का ना। I feel that once upon a time when I was elaborating to Gopi ji at that time in London, that you started this double-decker electric bus in Mumbai. You really fulfill that promise. And as a personally, I'm giving my special thanks to you and your family for this achievement. And once again, this is the future. क्योंकि पीवीसी का एक नहीं, हाँ पीवीसी का है, जो हर कंट्री में होता है ना। कितना अच्छा लग रहा है पूरा एक और लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट। देखा जाए मोस्टली सेकंड थर्ड में ही फॉल कर रहा है। सेकंड लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट 500
India is going urban. Reports estimate that the urban population in the country will nearly double to 877 million people by 2050. इस बात में तो कोई शक नहीं है। अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आईटी सर्विस को लेकर और टूरिज्म को भी लेकर अगर देखा जाए तो इंडिया का जो है एक गोल्डन पीरियड जो है वो इस टाइम चल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट जो हैं वो इंडिया आते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे जो इंडिया में बस भी जाते हैं। वेल मैं कहूँगी जिस तरीके से वीडियो स्टार्ट की गई मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि जैसे पीएम मोदी जी ने बोला कि जो अभी नौजवान 25 साल के हैं, 25 साल के बाद वो इस एक प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरीके से और कितनी तेजी से इंडिया जो है वो डेवलप हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, रेलवे सेक्टर का हो, मतलब कोई भी सेक्टर आप उठाकर देख लें। इसीलिए मैं ये बात बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि हम लोग जितने प्रोजेक्ट्स देखते हैं ना इंडिया के, उसमें आपको आए दिन कुछ ना कुछ नया जो है वो देखने को मिलता है, और वो सिर्फ इस हद तक लिमिटेड नहीं होता कि आपने रोड से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, या फिर आप कह लें कि आपने जो बिल्डिंग्स हैं वो देखनी, आप ऐसी चीजें भी देखते हैं जहां पर नई इनोवेशंस हो रही हैं, वो हर सेक्टर में आपको नजर आता है। जैसे अब हम लोगों ने रिसेंटली देखा था कि जो रेलवे इंजन्स हैं वो किस तरीके से हाइड्रोजन पावर से जो है वो चलाए जाएंगे, फिर उससे पहले कार्स, फिर उसके अलावा अगर रोड्स को हम देखें तो उसको प्लास्टिक से किस तरीके से बनाया गया। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप हर सेक्टर उठाकर देख लें, कहीं ना कहीं आपको एक इनोवेशन और कम कॉस्ट जरूर नजर आएगी, जो कि इंडिया में कहूंगी कि दूसरे कंट्रीज के लिए भी एक लिहाज से देखा जाए तो उनको इंस्पायर कर रहा है कि किस तरह से आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर सकते हो। यार अगर चेंजेस की बात करें ना तो रातों रात जो है वो चेंजेस नहीं आते। आपकी जो एक स्ट्रगल होती है, एक लगन, मेहनत, यानी कि जितने भी आप वर्ड्स कह सकते हैं ना इस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब जो है इंक्लूड कर लें, क्योंकि तरक्की जो है ना वो आपको, यानी कि आज आप जो है वो फसल उसकी बो रहे हैं ना, कुछ अरसे बाद जो है ना आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और इंडिया की मैं बात करूं तो एक जो है टेन्योर अगर आप देखें तो चीज़ों पे वर्क उन्होंने किया है। अभी जैसे रेलवेज की बात की जाए, रेलवेज मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनके पर्सनली अगर मैं देखूं तो मेरा रेलवे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और इंडियन रेलवे की बात करें तो आपको हर तरह की ट्रेन आपको जो है यानी कि लोकल ट्रेन भी मिलेंगी, आपको एक्सप्रेस ट्रेन भी मिलेंगी, आपको सेमी बुलेट ट्रेन भी मिलेंगी, तो यानी कि हाई स्पीड जो है ट्रेन वो भी आपको जो है देखने को मिलेंगी। और इन फ्यूचर जो है आपके बुलेट ट्रेन पे भी जो है काम हो रहा है। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाए तो वो भी जो है कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका भी जाल जो है बचाया जा सके। और अगर देखा जाए तो बेसिकली यही चीज़ें जो है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही आपको जो है आगे लेकर जाता है। आपकी जो है एक्सेस जो है एक शहर से दूसरे शहर तक, आपकी जो यानी कि जो कनेक्टिविटी है नहीं फैक्ट्रीज के साथ, जो यानी कि एक शहर से दूसरे शहर या एयरपोर्ट तक जो चीज़ें जानी होती हैं, उनमें जितना कम समय लगेगा आपकी इकोनॉमी को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, जैसे एविएशन सेक्टर की बीच में बात की गई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर आता है। मतलब आप देखो काफ़ी इट मीन्स के फॉरेनर्स और जो ट्रैवलर्स हैं वो विजिट करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, तो इससे ये चीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं हम कि देखो लोकल ट्रेन समझ में आता है कि वो एक लार्जेस्ट नेटवर्क है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स, लेकिन एविएशन का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। फिर उसके बाद मैं ये बात सोच रही थी कि जैसे मौसम ने भी बोला कि एक टाइम लगता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो 2014 तक का ही आइडिया है कि 2014 में जो पीएम मोदी जी आए उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया का एक विजन रखा और उसको धीरे धीरे लोगों तक पहुंचाया, लोगों को अवेयर किया, फिर आत्मनिर्भर भारत की बात करें, ये सारी योजनाएं चलाई, तो मुझे लगता है कि अगर 2014 से लेकर अभी तक की बात करें तो मतलब ये 8वां साल हो गया, तो 8 सालों के टेन्योर में कितनी जल्दी से मैं कहूंगी कि एक हमें एक डिफरेंस नजर आया है। चाहे वो पहले उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 4 साल तो हम लोगों को हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए, और 4 सालों के अंदर हम लोगों ने बहुत तेजी से एक चेंज देखा है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, या कोई भी हम कहेंगे जैसे मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी इस तरह की चीजें हैं।
मतलब हम लोगों ने देखा कि डे बाय डे इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रांग होता गया Improvement अपने बहुत हर ज्यादा। सेक्टर में। सो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि 75 इयर्स में अगर देखा जाए तो उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम ऐसा होगा कि जहां पर मतलब अप्स एंड डाउन ऑब्वियसली इस टाइम में बहुत ज्यादा आए होंगे। 75 सालों में ये तो नहीं है कि सारे के सारे साल जो हैं वो बड़े अच्छे गए होंगे, लेकिन अगर इतने कम समय में भी इंसान या वो कंट्री जो है वो तरक्की कर सकता है तो इट मीन्स कि इतना और पोटेंशियल है उस कंट्री में कि 25 इयर्स में आने वाले में कि वो कहां तक पहुंच सकता है, वो ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट होगा। यार सबसे पहले तो मैं एविएशन इंडस्ट्री की बात करना चाहूँगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि जो बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिस पे आप जो है फ्लाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि भाई कौन सा प्लेन जो है वो कहाँ पर जा रहा है। तो अगर आप वो खोल कर देखते हैं ना, तो आप जब ये साउथ एशिया रीजन की मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ तो आपको सबसे ज़्यादा प्लेन्स जो हैं वो इंडिया में के नजर ऊपर ही नज़र आएंगे। आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या बांग्लादेश इन पे इतने ज़्यादा नहीं नज़र आएंगे। इन पे वही होंगे जो क्रॉसिंग कर रहे होंगे। और उसके अलावा जो है फिर आपने जैसे ये तरक्की की बात की तो फिर सब वहीं पे आ जाता है कि आपके मिनिस्टर्स किस तरह काम कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज किस तरह काम कर रही हैं, क्योंकि इन पे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है कि वो काम कितना करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज से एग्री करूंगी। पता है क्या मौसम की जो एविएशन की बात थी ना, मुझे पता है कि इंडिया में काफी ज्यादा टूरिज्म है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया में मतलब थर्ड हाँ, ये मुझे भी नहीं था मालूम आता है कि इतनी ज्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो आती जाती हैं। बाकी ये मैं कहूंगी कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं तो हम लोग को आइडिया है कि भाई वहां पर 1000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं टीवी पे पाकिस्तान में मतलब यहाँ पर सुन रही थी कि एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था और 12 करोड़ मतलब देने में ना मतलब वो प्रॉब्लम आ रही थी कि और मैं ये बात सोच रही थी कि 12 करोड़। अब हम लोग क्योंकि जो वीडियोस देखते हैं तो हमें इतने ज्यादा वो पैसों के प्रोजेक्ट्स सुनते हैं ना, 23,000 करोड़, लिटरली मुझे 12 करोड़ वाकई में बहुत कम लगा। और मैं ये बात सोचने में मजबूर हो गई थी कि मतलब इनके पास 12 करोड़ देने के लिए नहीं है। और जब हम लोग इंडिया वाली साइड पर देखते हैं और वहां पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं और हम लोग सोच रहे होते हैं कि वहां पर 13,000 करोड़ 75,000 करोड़ का भी जो रिसेंटली हम लोगों ने देखा जो कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड को कंप्लीट करने के लिए मतलब वो तो बहुत ही एक ह्यूज मैं कहूंगी। लेकिन हॉस्पिटल हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे देखे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। सो मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर थोड़ा फील भी वैसे मुझे हुआ कि हम लोग कितना पीछे हैं कि हमारे फाइनेंशियली अगर आप चीजों को देखो कि इतने क्राइसिस चल रहे हैं कि 12 करोड़ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं होने चाहिए। यार असल में जो है ना, हम यहाँ पर बात करें ना तो हम एक चीज देखते हैं कि हम जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं ना, हम उन्हें इस तरह देखते हैं कि भाई हम वहाँ पे जाएं, हमारा फ्री खाते में जो है काम हो जाए, हमें वहाँ पे कुछ भी पे ना करना पड़े। क्योंकि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको मेडिसिन फ्री मिलती हैं, हर चीज़ फ्री मिलती हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई ये चीज़ गवर्नमेंट को बर्डनाइज करती है। ऑन दी अदर साइड हम जब रेलवे सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ सोचते हैं कि भाई हम बगैर टिकट की सफ़र कर लेना। यानी कि हम नहीं सोचते, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है कि यार बगैर टिकट की सफ़र कर लेते हैं, सरकारी खाता क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि अगर वो कहीं पे जो है पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसने वहां से जो है उसका आउटपुट जो है किस तरह और कितना निकलवाना है। देखो मैं वही बात का जवाब देने लगी हूँ, हमारी गवर्नमेंट को आदत पड़ी हुई है मांगने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उन्होंने लोगों को भी ना मुफ्तखोरियों की आदत डाल दी हुई है। ना तो लोगों में ये चीज आती है कि हम लोगों को अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो हमें उनको पे करना चाहिए, और ना ही गवर्नमेंट में है वो अपना वोट बैंकिंग के चक्कर में मुफ्त पे मुफ्त स्कीम्स चलाते जाओ। और आई थिंक उसी का नतीजा है कि आज हमारा मुल्क जो है वो इतना पीछे चल चुका हुआ है कि सब्सिडी के चक्कर में हर सेक्टर में मुफ्तखोरियों के चक्कर में आपने लोगों को, अगर मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि आपने लोगों को पैरालाइज कर दिया हुआ है। वो इतने डिपेंडेंट हो गए हैं या उनको इतनी आदत हो चुकी हुई है फ्री की चीजों की कि जब उनको पे करना पड़ रहा है ना, अभी जिस तरीके के हालात हैं, तो जब आपको ज्यादा पे, इंक्लूडिंग मैं अपनी भी बात करूंगी कि ठीक है आप एक लिमिट तक पे करते हो, लेकिन उसके बाद जब आप पर हर महीने एक्स्ट्रा बर्डन डाला जा रहा है तो आपको वाकई में तकलीफ होती है। अभी देखो मुझे लगता है कि यही जो हर महीने ये बिजली के बिल जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, या हर सेक्टर में जो इतनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, ये अगर इन्होंने पहले कंट्रोल की होती ना तो लोगों को भी ना तकलीफ होती और इनको भी ना होती। बट खैर में मुझे लगता है ये कितनी लंबी डिबेट है जिस बारे में हम
जितनी बात करेंगे उतना कम है। बट अगेन अभी भी लोगों को मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। और हाँ, बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि आप लोग इंडिया की वीडियोस देखते हो तो जो बाकी सब लोग हैं आप उन लोगों को किस तरीके से अवेयर करते हो। तो हमारे जो इर्द गिर्द जितने भी हमारी गैदरिंग होती है हम उनके साथ बिल्कुल डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं इन चीज़ों पर। डिबेट इस तरह नहीं कि आर्ग्यूमेंट वाली हम करें, हम उनको ज़रूर कन्वे करते हैं कि किस तरीके से जो बाकी के कंट्रीज़ हैं वो डेवलपमेंट की साइड पर चल रहे हैं या उनके लोग जो हैं वो पढ़ लिख रहे हैं और कैसे आगे चल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें कोई चीज़ का पता चल रहा है तो हम अगले बंदे तक उसको जरूर पहुंचाएं। अब अगले बंदे की मर्जी है कि वो उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। बाकी जो एक बिल्डिंग थी बीच में मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आई, स्विमिंग पूल ऊपर बना हुआ था, गार्डन बना हुआ था पूरा। हाँ, हम लोगों ने इतनी वीडियोस देखी है, हमने या तो हम लोग मिस कर गए या फिर हम लोगों ने देखी नहीं है अभी तक। बट ये कि बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसी के साथ अब हमें दे इजाजत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।